Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikhan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Sheikh. खवातीन हज़रात, बहुत अहम टॉपिक के साथ आज हम आपके पास आए, a professional topic, corporate laws and corporate governance in Pakistan. Everybody is talking about corporate laws, importance of corporate governance. जी आप governance अच्छी कर लें तो रिजल्ट अच्छे होंगे. जी फलानी जगह की गवर्नेंस अच्छी नहीं है, जी गवर्नर की जरूरत है, गवर्नेंस बेहतर करने की जरूरत है, गवर्नेंस इज वीक. एंड व्हाट इज दैट गवर्नेंस और उसको लीगल प्रोटेक्शन कैसे है, व्हाट इज द लॉ अबाउट द गवर्नेंस, ये कॉर्पोरेट लॉज क्या है, we all understand, but for the common man, for our students, for the newcomers in the profession, and for the directors जो कि corporate world में बैठे हुए हैं, ये प्रोग्राम very specially उनके लिए. We are very lucky that we have with us our friend Mr. Khalid Mahboob, FCMA. Sir, Assalamu alaikum and welcome to the show. सर वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं शेखन साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर. खालिद भाई आपने आपके सर माशाल्लाह आपके चैनल के थ्रू बड़ी लोगों को जो है वो प्रोफेशनल ओरिएंटेशन जो है वो होती है और I have seen your lot of videos and interviews, and these are really very value added to the our society. Not only to our society, but sometimes you always try to do the program which is generally concerned with the public, and this is in a sense that you are creating awareness on different subject for the awareness and for the orientation of the people of Pakistan. So it's your great contribution. I congratulate you for all this. Thank you Khalid bhai, thank you for your compliments. और आज फिर आप ही तो इसलिए आपने हमारी इस दावत को कबूल किया कि भी for sharing your knowledge and expertise on the a very special topic of corporate governance. जो ही मैंने आपको एक कॉल पे रिक्वेस्ट की, आपने इमीडिएट कहा सर आई एम विद यू, जब भी आप करना चाहें. सर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस जेस्चर. सर थैंक यू. सेम टू यू सर. थैंक यू भाई. आप का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है और जब इतने बड़े एक्सपीरियंस के पर्सनैलिटी के साथ जब बात की जाती है तो समझ नहीं लगती कि हम शुरू कहाँ से करें. और तो फिर इसको हम डाइवर्सिफाई के बजाय अगर आप इजाजत देते हैं इसको मैं जरा कंपोज कर लूं कि आपकी एक पब्लिकेशन आई है और बहुत अहम पब्लिकेशन आई है, दैट इज ऑन द कॉर्पोरेट लॉज एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. और आइए मेरा ख्याल अगर आप इजाजत दें हम उन्हीं टॉपिक्स पे अगर कंपोज कर लें ताकि अपने व्यूअर्स के लिए हम एक अच्छा मैसेज क्रिएट कर सकें. जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आई एग्री विद यू. I agree with you. I endorse. Okay. सर आपकी एक बड़ी खूबसूरत बुक है जिसका टाइटल है कॉर्पोरेट ट्रैक्टर्स ओनरशिप एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. ये जब मेरी नजर से गुजरी तो मैं आई वाज रियली इम्प्रेस्ड और जो द रीजन दैट आई इमीडिएटली कॉल यू और फिर आपसे कहा सर थोड़ा सा हमारे चैनल पे आए तो दैट वाज द थिंग. मुझे इसकी टैग लाइन बहुत अच्छी लगी. इट सेज व्हेन ब्रेन वर्क्स इंस्टीट्यूशन वर्क्स. मैं आपकी इजाजत से ये अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ. मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दूं. जैसा कि आपने बताया, एक मेरा नाम बताया, एंड यू नो कि आई एम फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, and I did my LLM Master of Law from Karachi University, and I am PhD research scholar as well. माशाल्लाह. जो आपने I have diversified experience not only in government but in private sector as well, and I have for about 36 years of experience as a whole, in which I have served the federal institution, I served the autonomous bodies, even I served the as a advisor and as a specialist for the Provincial Public Accounts Committee and Federal Public Accounts Committee in the Federal Parliament as well. So I know the 3 or 4 dimensions of all these things.
what inspired me to write this book is my thesis in LLM was concerned with the corporate director. So इससे ज्यादा बढ़कर मैं ये समझता हूँ कि आई वॉज थिंकिंग कि हमने सोसाइटी से बहुत कुछ लिया, अब हमें सोसाइटी को कुछ देने का वक्त आया है। It's time तो to क्यों ना pay हम back मतलब to ये है कि कुछ इस तरह की चीजें करें कि जो कुछ भी हमारी निगाहों से और जो कुछ भी what we gained from our experience that should be reflected through our book, through our articles and through our speech and opinion. खालिद महबूब साहब, ये जो हमारे इस In चैनल my पे है ना, book, खालिद महबूब साहब आपकी बात करता हूँ, जस्ट ऐड कर रहा हूँ कि शेखैन जो चैनल है, इसका मकसद भी यही है, पेइंग जी बैक जी टू द सोसाइटी, जी जी वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल। असल में जो टाइटल की जो बात है, जिसमें मैंने एक छोटा सा टाइटल ये दिया था कि व्हेन ब्रेन वर्क्स द इंस्टीट्यूशन वर्क्स। एक्चुअली ये अमेरिका में 18th सेंचुरी के अंदर जो है वो डायरेक्टर्स को लेकर एक इशू उठा था। एंड इन दैट इशू द मेन क्वेश्चन वाज राइज that the entities are the artificial body, so the whole and sole responsibility should not be given to the directors. So if you are working in the entity which is artificial in nature by the law, so you should held responsible to the institution only and not to the persons who are operating it. हम्म, So in the argument, finally the judge did not agree with this and he said no, the entity itself as a non-natural person cannot act without the person who has its natural entity हम्म, and natural substance. हम्म, So until and unless the natural person who is not going to supervise the company or the entity, it cannot work. it So cannot he work, gave a yes, verdict that when the brain works, the institution works. If you delete the natural person from the हम्म। institution cannot work. So means that This is when the brain works, obviously brain is from the natural person. The brain works, then the institution works. Institution is legal body. बहुत अच्छा combination, बड़ी छोटी खूबसूरत phrase. जी। माशाल्लाह, for our viewers, sir. It's very interesting start, sir. असल में मैं ये समझता हूँ कि there is a general opinion among the professionals that the history of the good governance take a start from the failure of the major companies in the world like Enron, इसी तरीके से WorldCall, इसी तरीके से सत्यम। ये है इशू, ये नहीं है, बल्कि ये है कि अगर हम इसमें बहुत पीछे अगर चले जाएं, इफ यू विल ट्रेस द हिस्ट्री, तो यू विल सी दैट इन 1770 बबल एक्ट पास हुआ था। और ये बबल एक्ट जो पास किया गया था वो इसीलिए पास किया गया था कि लोगों ने क्राउन को और बाकी चीजों को मिसयूज करके स्पेकुलेटिव बिजनेस इतनी ज्यादा बढ़ा दी थी कि उससे जो शेयर होल्डर्स के जो राइट्स और जो कंज्यूमर्स के राइट्स और जो एक इकोनॉमिक राइट्स थे, तो उसके ऊपर बड़े असरात पड़ रहे थे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब 1770 के बाद जब ये बबल एक्ट बना, तो ये वहां का पहला बुनियाद था कि जहां से गवर्नेंस को जो है वो शुरू करना चाहिए था। लेकिन जब ये चलता रहा, चलने के बाद फिर क्या हुआ कि जब हम एक ऐसे स्टेज के ऊपर आते हैं कि जहां पर 2005 में या 2004 में, 2001 में जहां से एनरॉन, वर्ल्डकॉम और बाकी चीजों का सिलसिला शुरू हुआ, तो उस वक्त ये महसूस किया गया कि नहीं जी, इस वक्त अब गवर्नेंस की बड़ी शदीद जरूरत है पूरे वर्ल्ड में, ताकि जो है हम किसी भी तरीके से जो है वो इंस्टीट्यूशन को उस बार में लेकर चलें, उस लिमिट में लेकर चलें जिसको एक एथिकली और प्रोफेशनली उसको जो है मतलब उसी तरीके से जो है वो हैंडल करना है। ठीक है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जिस वक्त एनरॉन की जो है वो फेलियर हुई, तो एनरॉन के फेलियर के फौरन बाद जो है वो अमेरिका के अंदर जो है वो एक लॉ बनाया गया, और वो लॉ बनाने के बाद पब्लिक इंटरेस्ट का जो है वो एक कानून बनाया गया, और उसके तहत वहां से जो है वो गवर्नेंस का जो है वो सिलसिला जो है वो आपके पास जो है वो चला। बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से अगर यूके की अगर हम बात करते हैं, तो यूके के अंदर भी अगर आप चले जाएं, आप जैसे जिस तरीके से मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, तो अमेरिका के अंदर जो है वो एनरॉन कॉर्पोरेशन जो है 2001 में जब इसकी फेलियर हुई,
तो उस फेलियर के बाद जो एक्ट बना था उसको हम कहते हैं सार्बन-ऑक्सले एक्ट। ये सार्बन-ऑक्सले एक्ट 2002 बना था। अगर आप उसके डिटेल को पढ़ें तो बहुत ज़्यादा डिटेल है कि मतलब गवर्नेंस को किस तरीके से जो है वो हैंडल किया जाए। सही है। अच्छा, जब इसी तरीके से जब आप आगे की तरफ जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि यूके के अंदर इन 1992 कैडबरी एक्ट बना। तो वो कैडबरी रिपोर्ट एक बनाई गई, एक कमीशन बैठाई गई और उसके तहत फिर जो है वो चीज़ें जो है वो चलाई गई कि किस तरीके से जो है वो गवर्नेंस को जो है वो हम एक एक पाथवे बनाकर जो है वो चीज़ों को जो है वो लेकर चलें। इनफैक्ट पाकिस्तान में जो भी चीज़ें आती हैं, वो एक्चुअली ये नहीं है कि ये खुदा ना खास्ता कि वो हम खुद से क्रिएट करते हैं, बल्कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बोरो करते हैं ठीक। और फिर बोरो करके जो हम वो चीज़ों को जो है वो लेकर आते हैं। जैसे अगर मैं पाकिस्तान की आपने पाकिस्तान में लेजिस्लेशन के आपने हवाले पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये तो आपको पता है, वी ऑल नो इट। लेकिन सर जी, प्राइवेट जी, जी। सेक्टर की जी, जी, गवर्नेंस, जी। हाउ यू कंपेयर इट जी, जी, जी। गवर्नेंस ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर इन पाकिस्तान एज वेल एज द पब्लिक सेक्टर? अक्सर ये होता है प्राइवेट जी, जी, कंपनी, जी। प्राइवेट सेक्टर अगर आपके फ्लरिश देखिए करता है। अगर आपके पब्लिक सर प्राइवेट सेक्टर फ्लरिश करता है, 1 मिल से 2 मिलें बना लेते हैं। जब गवर्नमेंट सेक्टर की एंटिटीज़ होती हैं, यूजुअली यूजुअली ऐसा नज़र नहीं आता। तो सर व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन? आपने कहा जी वेयर ब्रेन वर्क्स, इंस्टीट्यूशन वर्क्स। अब ब्रेन तो वहाँ भी काम कर रहा है, ब्रेन जी। प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहा है। तो ब्रेन अ, में फ़र्क क्या सर? देखिए पब्लिक सेक्टर से मुराद अगर आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो द जो मैं समझ रहा हूँ। कुछ बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो ब्यूरोक्रेसी नाराज़ हो जाएगी, इसलिए संभलते हुए कुछ मैं कुछ कहना चाहूँगा। देखिए असल में बात ये है कि व्हेन यू मेक द लॉ इट इज़ जस्ट लाइक अ क्विंचिंग ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है। क्विंचिंग ऑफ स्वॉर्ड से मेरी मुराद ये है कि जी आप ये समझें कि जिस तरीके से तलवार बनाते हैं तो कभी भी आप इसे यूट्यूब पे सर्च करें, तो आप ये देखेंगे कि जब आप एक लोहे से तलवार बनाते हैं तो बार-बार उसे आग में डालते हैं, फिर निकालते हैं, फिर उसको पीटते हैं, फिर निकालते हैं, फिर उसको अच्छा। करते हैं, फिर उसको आप धार देते हैं। What I mean to say that the legislation in Pakistan is very weak. Legislation in Pakistan is very weak. And if legislation is weak, then everything is weak. मैं एक बात आपसे मैं कहना ये चाह बात रहा इस हूँ बात को जो सर इससे इस बात थोड़ा-सा को हट सर गया है, थोड़ा मैं दोबारा समझाएँगे? सब्जेक्ट पे हम कहते हैं लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान इज़ जी, वीक। जी, जी, मैं बताऊँगा। मैं कैसे वीक है मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको देखें बात असल में ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना दैट्स डिपेंड ऑन द ऑनेस्टी and that's depend on the integrity, how you prove and how you show yourself being a position holder, whether in the capacity of a corporate leader, whether in the capacity of the I mean public holding officer, whether in the capacity of the legislator. And I hear मैं यहाँ पर एक चीज कोट करना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका के अंदर ये है कि इफ दे वांट टू इनहांस द पर्क्स एंड द सैलरीज of the legislator, what they do, yes, of course, they sanction it, they implement it, but they say, okay, its implementation is not for the current legislator and for the current lawmaker, but for those who will come in future. हमसे तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई ना बहुत बड़ी कि बात हो आज गई। मैं एक चीज को मैं पास करता हूं तो वो मेरे लिए नहीं है, मतलब जो नहीं, फ्यूचर में आएंगे वो उनके लिए है, तो ये एक इंटेग्रिटी और उसको शो करता है। उन्होंने अपने अच्छा, अब आप आइए अपने सेल्फ लेजिस्लेशन इंटरेस्ट को सेपरेट रखा हुआ है, इसका मतलब है। और दी सेपरेट रखा हुआ है, दैट वाज आई मीन टू से। अच्छा, अब आप आइए, मेरा ख्याल है कि अगर मैं लेजिस्लेशन के हवाले से ही अगर मैं बात करूं तो लेजिस्लेशन के हवाले से मैं मतलब कॉरपोरेट के ही हवाले से मैं बात किए लेता हूं हुँ, कि आपको ये पता है कि जब पाकिस्तान जो है जब आज़ाद हुआ और हमने जब आज़ादी इंजॉय की 1947 में, तो उस वक्त 1913 जो है वो हमारे जो है वो मतलब ये है कि जी 1947 में जो है वो कानून जो हमारी आज़ादी हमें मिली, उस वक्त 1913 का लॉ हमारे पास एप्लीकेबल हुआ, ये आपको पता है। आप एक प्रोफेशनल आदमी ठीक हैं, है। एक मशहूर एडवोकेट हैं और कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस आप करते हैं। आप अंदाजा कीजिए कि उसके बाद जो है वो 1913 के लॉ को लेकर हम चले, उसके बाद हमसे लेजिस्लेशन नहीं हो पाया। हमने आई चंद्रीगढ़ साहब को 1960 के अंदर जो है वो मतलब ये है कि कमीशन का जो है वो चेयरमैन बनाया। उनकी भी रिकमेंडेशन जो है वो नहीं पूरी बन सकी क्योंकि 1961 में ऑलमोस्ट उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद फिर हमने एक और कमीशन बनाया जो शरीफुद्दीन पीरजादा बड़े प्रोमिनेंट एडवोकेट थे, वो मतलब ये है कि जी आया और उन्होंने जो है वो अपनी रिकमेंडेशन दी 1961 में।
बदकिस्मती से वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको भी छोड़ दें। उसके बाद जो हमारा जो लॉ बना वो 1984 में कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 बना। तो चले आप 1913 से नहीं, अगर आप इसको 1947 से ही अगर आप इसको माइनस कर लेते हैं, तो सिर्फ एक कंपनी लॉ की लेजिस्लेशन बनाने में हमें 37 इयर्स जो है वो लग गए। अगर इसी के मुकाबले में अगर आप इंडिया की तरफ जाएं तो वो भी 47 में ही, मतलब ये है कि जी उसकी आजादी उसी तरीके से हुई, लेकिन उसकी अपनी पहली लॉ जो वो बनी वो 1958 में वो बनाकर जो है वो तैयार हो गए थे। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि फिर 1984 के बाद हमारी लेजिस्लेशन इतनी सुस्ती से उसने काम किया कि उसके बाद फिर हमने कंपनी एक्ट 2017 के ऊपर आए। तो आप 1984 से लेकर जो है वो अगर आप 2017 पर अगर आप आते हैं तो आप अंदाजा लगाएं कि another मतलब ये है कि 33 years. आपने अनदर 33 इयर्स के ऊपर आप गए। जो मैं क्विंचिंग ऑफ स्वॉर्ड की जो स्वॉर्ड की जो मैं बात कर रहा हूँ, देखें जिस वक्त आपका कंपनी एक्ट 2017 जब बना, जब लेजिस्लेटर ने इसको पास किया, तो क्या हुआ? मतलब ये है कि जी आपने खुद से तो इसको नहीं किया ना, आपने उसमें जो है वो सर्बियन ऑक्सले एक्ट को देखा, आपने उसके अंदर जो है वो कैडबरी को देखा, आपने उसके अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनके कानून को देखा, ऑस्ट्रेलिया को देखा, स्विट्जरलैंड को देखा, सबको देखा और सबको देखने के बाद आप बना दिया। अब आपने बनाने के बाद इस वक्त अभी जो है वो इंडिया का जो लॉ है, कंपनी लॉ, वो मेरा ख्याल है कि जी 1913 शायद है। अगर आप 1913 को अगर आप हमारे अपने 17 से कंपेयर कर लें तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे 90% जो है वो इंडिया के ही लॉ को जो है हमने चीजों को जो है वो अडॉप्ट किया है। अच्छा, आपने कानून बना दिया, कानून बनाने के बाद फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपने फिर कंपनी ऑर्डिनेंस 2020 आप लिया है? तो मैं दोबारा उसी मौजू के ऊपर आऊंगा कि क्विंचिंग ऑफ स्वॉर्ड, लॉ मेकिंग इज लाइक अ क्विंचिंग ऑफ स्वॉर्ड, कि आप उसको इस तरह बनाएं कि बार बार उसके अंदर इतनी जल्दी जल्दी तब्दीलियां ना आए, और अगर इतनी जल्दी जल्दी अगर तब्दीलियां आती है तो इट रिफ्लेक्ट्स दैट वी exposed and we have showed our non seriousness in the preparation of the law. एक छोटी सी चीज जो इससे जरा सा हट कर है, मैं आपसे थोड़ा सा जो है मैं शेयर करता चलूंगा, आपको बड़ी हैरानगी होगी और आपने देखा होगा, एंटी मॉनिटरिंग लॉ बना। एंटी मॉनिटरिंग लॉ का मैं एग्जैक्ट सेक्शन में शायद मुझे याद नहीं है कि शायद सेक्शन 124 है, उसमें वो ये कहते हैं कि दिस इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल, दीज आर द वर्ड्स। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है ये मतलब ये कि ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि कोई छोटी मोटी चीज हो जाए तो ये तो बेलेबल होता है, नॉन बेलेबल तो नहीं होता। अब इसे ड्राफ्ट्समैन ने देखा, इसे जो है लॉ ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट ने देखा, इसे बड़े बड़े बोर्ड के अंदर जो है वो हैंडल किया गया, पूरे पार्लियामेंट के लोगों ने देखा, और इतनी बड़ी मिस्टेक जो है वो कानून में बन के जो है वो बाहर निकल गई। ठीक है, उसे आगे जाकर जो है आपने अमेंड किया, लेकिन एक आगे इतनी जाकर बड़ी मैं गलती जो आपने की, आज आपने उसको हिस्ट्री का हिस्सा तो बना दिया। तो सो द लॉ मेकिंग इज वेरी स्लो इन पाकिस्तान, स्पेशली इन दोज एरियाज जहां पर के बिजनेस रिलेटेड मतलब ये कि चीजें हैं। जो ह्यूमन राइट्स का एरिया है और जो बाकी है उसमें तो फिर भी काफी कानून बनते हैं, लेकिन हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो चीजों को चलाना चाहिए। सर, ये लॉ मेकिंग एंड आई लॉ मेकिंग पे बात हम कंटिन्यू करेंगे, हिस्ट्री पे भी आप बात करेंगे, लेकिन अभी हम करते हैं जी पाकिस्तान के रेफरेंस से भी कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, प्राइवेट सेक्टर की गवर्नेंस एंड पब्लिक सेक्टर की गवर्नेंस, ये आपकी बुक का एक चैप्टर भी है। जी हाउ वुड यू लाइक टू कंपेयर जी जी प्राइवेट सेक्टर की गवर्नेंस? जी 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 मैं बिल्कुल इसके ऊपर मैं आता हूँ। देखिए देखिए मैं बिल्कुल इसके ऊपर आता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा मैं ये रिलेट करूंगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान बीइंग रेगुलेटरी बॉडी, it's playing a very marvelous role and very fantastic role nowadays, and they are working day and night for the promotion of the governance in Pakistan, especially in private and I mean listed companies sectors, right?
और मेरा ख्याल है कि इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो भी रही है, और उसकी इम्प्रूवमेंट की एक वजह ये है कि वी काम हैव बहुत हो साइंड रहा है, बिल्कुल काम हो सम रहा है, इम्पोर्टेंट, इम्प्रूवमेंट हो रही है, गवर्नेंस पे काम हो रहा है, हाँ जरूर काम हो रहा है। और हमने जो है वो कुछ जो है वो इंटरनेशनली जो है वो कुछ कन्वेंशन हमने साइन किया है, तो शायद हमारी कुछ मजबूरी भी है, जैसे फटाफ की बात हो गई या और भी कन्वेंशन की बात हो गई कि हमें उस कंप्लायंस को बढ़ाना है और कंप्लायंस को करना है, ठीक। और वो वाकई बहुत अच्छी तरीके से वो चीजों को अब हम लेकर चल रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम वी शुड नॉट लेफ्ट ओवर मेजर एरियाज ऑन द वॉलंटरी बेसिस। देखिए, प्राइवेट सेक्टर को मैं दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ, एक लिस्टेड के ऊपर आ जाए, एक नॉन लिस्टेड के ऊपर आ जाए। ठीक। लिस्टेड के लिए तो लाजमी है कि जो उन्होंने जो है वो गवर्नेंस 2017 जो किया है उसको तो अप्लाई करना ही करना है। लेकिन प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर जो नॉन लिस्टेड है, अगर उन कंपनियों की तादाद देखें तो आपको अंदाजा है कि उसकी तादाद उससे 10-15 गुना ज्यादा है। ऐसे आपने उसको जो है वो वॉलंटरली जो है वो चलाने के लिए कहा है कि दीज आर एज ए गुड द प्रैक्टिस, गवर्नेंस या मॉडल, इफ दे वांट टू एंड अडॉप्ट द कोड ऑफ इवन कॉर्पोरेट और गवर्नेंस, टाइम ये दे आ अडॉप्ट चुका है एज ए बेस्ट कि प्रैक्टिस। हम जो है ठीक है। जी, तो अब आप जो है मतलब ये है कि ये वॉलंटरी का वर्ड हटाएं और सबके लिए कुछ ना कुछ चीजों को जो है वो कंपलसरी करें। ठीक है, कानून एकदम से नहीं बनता और इम्प्लीमेंटेशन भी एक मर्तबा नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूँ कि फॉर गॉड सेक पाकिस्तान को बने हुए 77 ईयर्स हो गए हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि अमेरिका को भी जो है वो सिविलाइज होने के अंदर जो है वो 100 साल से ज्यादा वक्त लगा। ठीक है, लेकिन 77 ईयर्स हमने भी गुजार दिए, तो अब ये वॉलंटरी का चक्कर छोड़े। मेरा ख्याल है कि जी अब हमें जो है वो कंपलसरी कंप्लायंस की तरफ जाना चाहिए। ये तो प्राइवेट सेक्टर की मेरी अपनी एनालिसिस हो गई। अब आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आएंगे। देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर की एक बहुत बड़ी मजबूरी है। वो मजबूरी क्या है कि मजबूरी भी है और उनकी अपनी साइलेंस भी है। लॉ में एक चीज कहा जाता है कि इफ यू आर साइलेंट इन एनीथिंग एंड इफ यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग सो इट्स क्रिमिनल। तो अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि गवर्नमेंट के अंदर जो बहुत सारे इरेगुलरिटीज जो होती हैं, जो वक्त पे जो चीजें नहीं होती, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि उसके ऊपर जो है वो रेगुलेटरी बड़ी नहीं है। गवर्नमेंट के वो इदारे जो चाहे वो बीओटी पे काम करते हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर काम करते हो, चाहे उसमें आप उन इंस्टीट्यूशन को ले लें जो बाय स्पेशल स्टैट्यूट्स वो अथॉरिटी का दर्जा रखते हो, चाहे वो ट्रस्ट का दर्जा रखते हो, चाहे वो किसी और चीज का जो है वो दर्जा रखते हो, जैसे शिपिंग के लाइन में है, एविएशन को अगर आप देख लें, कुछ और इदारे को देख लें, तो ये किसी रेगुलेटरी बॉडी के अंडर में नहीं आता। अच्छा, जब रेगुलेटरी बॉडी के अंदर नहीं आता तो फिर कंप्लायंस इनके ऊपर जो है वो उस तरीके से लागू नहीं होता, क्योंकि इनके ऊपर मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री भी आधा इनका पार्ट। तो आप यकीन कीजिए कि इन तमाम इंस्टीट्यूशंस के अंदर तो ये ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट्स में भी ये है कि कई ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता कि जिन्होंने 8-8, 9-9, 10-10 साल से अपने अकाउंट को रेंडर नहीं किया। अगर आज ये उसको कर लेते, अगर इनके ऊपर भी रेगुलेटरी बॉडी बैठे होते, तो आज हमारे जो है वो पब्लिक सेक्टर का ये हाल नहीं होता। अच्छा चले, अगर आप ये नहीं करते तो कम से कम ये तो कर सकते हैं कि जो कुछ भी गवर्नेंस एसीसीपी लेकर आ रही है प्राइवेट सेक्टर के लिए, आप अगर चाहें तो अपने बोर्ड में उसको अडॉप्ट करके तो चला सकते हैं, आप वो भी नहीं करते। तो एक तो फेलियर की ये वजह है। दूसरी फेलियर की वजह ये है कि जी आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मौजूद है, but board of directors is not 100% effective, and they are absolutely under the effect of the mechanism whatever you feel and you observed at the ministry level under the rule of business 1973 etc. जी जी जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एक और चीज में मैं आपको बताऊं, एक इंप्रेशन ये भी प्रिवेल करता है मार्केट में और हमारी सोसाइटी के अंदर के द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द पर्संस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी हाई फाई, their knowledge and skill must be of the high profile and they must understand each and everything. मैं आपको एक कोर्ट की मिसाल देता हूँ। एक इंग्लैंड के अंदर एक इंश्योरेंस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इशू उठा था, तो उसके ऊपर ये जजमेंट आया कि एक सर्टेन लेवल का स्किल और ड्यू डिलिजेंस की एक प्रूडेंस जो है वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए, सही। बट इट इज नॉट नेसेसरी
that a person who is serving as a board member in the insurance company should be or must be the actuaries or the surgeon, or he should be the FRCS. उसको FRCS होने की जरूरत नहीं है, उसको एक्चुअरीज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सर्टेन लेवल का उसको स्किल होना चाहिए। सर इसी चीज तो एक तो ये चीज है। गवर्नेंस की ये रिक्वायरमेंट आई है, डायरेक्टर्स ट्रेनिंग जी प्रोग्राम जी टू बी ए सर्टिफाइड डायरेक्टर, ये भी तो दैट इज द मेन रीजन कि अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बिल्कुल मैं इसी तरफ मैं आना चाह रहा था। जी जी देखें, कभी आपने ये अंदाजा किया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोगों के जरा वो आप लिस्टें आप मंगवाएं और आप ये देखें कि क्या प्रोपोर्शनेट बनता है यंग जनरेशन का और कितना प्रोपोर्शनेट बनता है हम जैसे बूढ़े लोगों का। आपको अंदाजा होगा कि जहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी बैठे हुए हैं वो भी 65-70 साल से आपको ज्यादा के मिलेंगे। हम चांस देना ही नहीं चाहते। दूसरी बात ये कि हम जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब रखते हैं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपनी सिलेक्शन की, आई एम वेरी सॉरी टू से, कोई मैकेनिज्म नहीं है। शेखैन साहब, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, सो इफ आई एम द चेयरमैन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, so I will prefer to keep you as an independent director. I am not going to use the transparency. There is a data bank available on the certain professional institutes and other bodies. You just pick up, but when you go to pick up, you always pick up your own. So there should be the mechanism and the SCCP should work on it. एक तो मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर जो है वो ये चीज होना चाहिए। वो तो उनकी जो सिलेक्शन है सर्टिफाइड डायरेक्टर से होनी चाहिए ना, तब डाटा बैंक बिल्कुल सर्टिफाइड डायरेक्टर से ही होता है, और द रेलेवेंट इंडस्ट्री। बिल्कुल ठीक है, सर्टिफाइड डायरेक्टर से ही वो उठाते हैं, लेकिन रेलेवेंट इंडस्ट्री नहीं है, होना जरूरी है। बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन क्या है कि इसके अंदर कोई साफ सुथरा मैकेनिज्म नहीं है। अगर मैं आपको जानता हूं तो आप मुझे डायरेक्टर लेंगे, आप मुझे जानते हैं तो मैं आपको डायरेक्टर लूंगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इसमें यही चीज है। अच्छा, जहां तक एक सर्टिफिकेशन की बात है कि जी आप सर्टिफाइड डायरेक्टर को रखेंगे, बहुत अच्छी बात है, उनकी सर्टिफिकेशन होनी भी चाहिए, लेकिन उस सर्टिफिकेशन के अंदर मैंने एक खास चीज ये देखा है कि कम से कम उसके अंदर जो चीजें भी आप उनको जो है वो सिखा रहे हैं या ओरिएंट कर रहे हैं, दैट मस्ट बी यूनिफॉर्म। हो क्या रहा है कि एक इंस्टीट्यूशन जो है वो उसने अपना कोर्स डिजाइन किया, दूसरे ने अपना किया, तीसरे ने अपना किया। मैं ये समझता हूं कि रेगुलेटरी बॉडी को कोर्स के डिजाइन को एक करके और उसको बिल्कुल एक डिजाइन करके तो सबको देना चाहिए। और फिर ये हमारी अपनी सवाबदीद है कि हम अपने प्रोफेशन को यूज करके कितना पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हायर एजुकेशन कमीशन अपनी पॉलिसी देती है और उस पॉलिसी के तहत यूनिवर्सिटी जो है वो रन हो रहा होता है। तो ये एक चीज है। तो इसमें ये चीजें जो है वो बहुत जरूरी है कि इन चीजों का जो है वो ख्याल रखा जाए। अच्छा खालिद भाई, आपने बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें, हिस्ट्री भी बताई, थोड़ी सी गवर्नेंस भी, लेकिन वो टाइम की एक लिमिट होती है। थोड़ा सा ये बता दीजिए कि व्हाट एल्स वुड यू थिंक दैट गुड मैसेज ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड द प्रोफेशनल्स। सॉरी, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन नहीं कहते, आपकी तरफ आ रही है थोड़ी सी। तो आपने हिस्ट्री भी हमने डिस्कस कर ली, कुछ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, कुछ चीजें डिस्कस की, लॉ मेकिंग डिस्कस की, बट ऑल इन ब्रीफ बिकॉज टाइम लिमिटेशन। तो आप क्या सोसाइटी के लिए और प्रोफेशन के लिए एज फार एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कंसर्न, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि हमें अब करना क्या चाहिए आगे? देखिए, मैं थैंक यू वेरी मच, मैं इस काबिल तो नहीं कि इतना ज्यादा कोई मैं मैसेज दे सकूं, लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा ये इस बात की जरूरत है कि हम अपने इंडस्ट्री में गवर्नेंस के हवाले से कुछ इंडिजीनियस गैप के ऊपर जो है वो काम करें। और एक बात, दूसरी बात करें, गैप को आइडेंटिफाई करें, जो गैप आइडेंटिफाइड हो गैप को आइडेंटिफाई करें। एग्जैक्टली, ठीक है। दूसरा मैं मैसेज ये दूंगा, मैं कोई डायरेक्टर के खिलाफ नहीं हूं, कल को मैं भी कहीं कोई डायरेक्टर इंडिपेंडेंट मैं लग सकता हूं और बाकी तमाम चीजें। बदकिस्मती ये रही है कि इस मुल्क में डायरेक्टर के रोल जो है वो पनिशमेंट के साथ जो है वो पैरेलल नहीं है और जस्टिफाइड नहीं है। एसीसीपी ने इसके ऊपर काम भी किया है और इसमें अब कुछ ऐसे पनिशमेंट के भी कानून और पेनाल्टी के बन रहे हैं कि आप जितना अमाउंट डिफॉल्ट करेंगे उसको आपको 2 गुना ज्यादा देना पड़ेगा।
इसमें मैं आपको इंडिया की एक मिसाल छोटी सी देता हूँ कि जब सत्यम कंप्यूटर्स की जब फेलियर हुई और उसमें जब 2 डायरेक्टरों को सजा दी गई, तो उनको 7-7 साल की सजा दी गई और उनको 7-7 करोड़ रुपए की जो है वो उनको फाइन किया गया पेनाल्टी के तौर पर। हैवी फाइन। इस 7 करोड़ के अगेंस्ट में जो फ्रॉड का जो अमाउंट था वो 1400 करोड़ रुपए थे। तो देयर इज नो, जिसको कहते हैं कि जी पैरेललिटी, और देयर इज नो, मतलब ये है कि जी उसका कोई वो बनता ही नहीं है कि जो अमाउंट आपने फ्रॉड किया और जो आपको जो वो किया जा रहा है। तो हमें इंडिजिनियस गैप के ऊपर काम करना चाहिए, माइनर शेयर होल्डर को देखना चाहिए। आज बीइंग डायरेक्टर मेरी गलती से अगर कंपनी वाइंड अप हो जाती है और लिक्विडेशन के अंदर अगर चली जाती है, तो टेल मी शेखन साहब कि व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ द क्रेडिटर्स, व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ द माइनर होल्डर्स, व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ द डेटर्स? इनका क्या फॉल्ट है? मैं बैठे बैठे एक दिन सुबह उठता हूं तो पता लगा कि कंपनी जो है वो डायरेक्टर्स के अपने मनोवरिंग और बाकी इनएफिशिएंसी की वजह से फेल हो गई और मेरा इन्वेस्टमेंट डूब गया। तो इन इंडिजीनियस गैप के ऊपर काम करना चाहिए बहुत बड़ा हमें नुक्ता इसके उठाया, तरफ, क्योंकि हम बहुत बड़ा आपने नुक्ता उठाया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया आपने। इफ एक डायरेक्टर की थैंक यू, इनएफिशिएंसी, इनएबिलिटी या थैंक रॉन्ग डिसीजन मेकिंग थैंक की वजह से अगर शेयर थैंक बाकी व्हाई अदर शुड इफेक्ट, लेकिन बाकी भी तो उस पर ट्रस्ट करते हैं ना। देखो ये वही बात है, इससे फिड्यूशियरी उसकी ड्यूटी है बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द ट्रस्ट। बात आपका अच्छा नुकता है, इस पे भी जरूर सोचना चाहिए। और सर बात, बिकॉज वी आर जस्ट कंक्लूडिंग, व्हाट वुड लाइक टू ऐड हियर ऑन दिस टॉपिक सर? और मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ, मतलब ऐड करने को तो बहुत सारी इसमें वो चीजें हैं और कुछ और भी चीजें हैं जिसके ऊपर मतलब ये है कि जी बात हो सकती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। हमें बल्कि ये है कि मेरी अपनी जो मतलब जो रिसर्च वर्क है वो भी कॉरपोरेट के ऊपर ही है और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि इंडिजीनियस गैप को जो है वो मतलब आइडेंटिफाई करूँ कि अब चूंकि हम अकाउंटिंग प्रोफेशन से भी थोड़े से ताल्लुक रखते हैं, तो कुछ ऑडिटर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और कुछ हमारी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब हम अमाउंट्स की और चीज़ों की क्लासिफिकेशन करते हैं, तो ये बात हमें ये देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो करोड़ों रुपए की पेनाल्टी जो हमारे ऊपर लग जाती है, उसे हम कॉस्ट का हिस्सा बनाकर तो उसका लोड हम कंज्यूमर पे डाल देते हैं और कंज्यूमर को पता भी नहीं लगता कि गलती आप करते हैं और पेमेंट उसे करना पड़ता है। सही। तो रहने दें, कुछ बातें पर्दे में ही रहने दें, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ कुछ बातें एसएसपी पर्दे में बहुत रहने काम कर दें, रही है बहुत और सारी इंशाल्लाह बातें आपने और कर भी ली बहुत हैं। सारे काम करेगी और जरूर हम अच्छाई की तरफ जाएंगे। गालिब महबूब साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर करने का, बहुत प्यारी बातें शेयर करने का। ज़ाहिर है जब हम बातें कुछ हकीकत की करते हैं उसमें थोड़ी सी बातें समवेयर ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई तलख बात कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट आउट करना विद द पॉजिटिव सेंस, ये बहुत जरूरी है। We must have courage बिल्कुल, to talk about what is right and what is wrong for the sake of बिल्कुल, betterment, for the sake of improvement, for the sake of decision makers कि वो इन बारे में भी सोचें। तो खालिद महमूद बिल्कुल। साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और दिल तो चाहता है इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि एक टाइम लिमिट भी होती है। इंशाल्लाह अगले एक और एपिसोड में आपके साथ ज़रूर हाज़िर होंगे। खालिद महमूद साहब, आपका हमारे शो में आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। मेनी थैंक्स, मेनी थैंक्स, मेनी थैंक्स टू ऑल। ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह ताला आपको, हम सबको नेकियां करने की, नेकियां बांटने की, एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करने की, आसान रास्ते बताने की, एक दूसरे को गाइड करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।